डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रोनाउन पर विचार करेंगे। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं और यहाँ तक कि काइंड ऑफ नाउन के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करें कि प्रोनाउन जो है अंग्रेजी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और किसी भी विद्यार्थी के लिए प्रोनाउन पर कमांड होना बहुत आवश्यक है। तो आए हम लोग विचार करें। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि प्रोनाउन क्या है। तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में आता है, यानी वह शब्द जो कि किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप वाक्य देख सकते हैं, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। सेकंड वाक्य देखिए, लिखा है ही रीड्स इन क्लास 10, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला वाक्य में राम का प्रयोग किया गया है। तो राम क्या है? ये नाउन है। अब वही दूसरा वाक्य में उसी राम के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो दोबारा हम राम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है जब बार बार किसी वाक्य में नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नाउन के बदले हम प्रोनाउन ही का प्रयोग किए हैं, यानी राम एक विद्यार्थी है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। तो कौन कक्षा 10 में पढ़ता है? राम। तो राम के लिए क्या है? ही। तो ही आपका हो गया प्रोनाउन। उसी तरह सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। सी गोज टू स्कूल इन टाइम। तो सीता एक लड़की है, वह समय पर विद्यालय जाती है। कौन जाती है? सीता। तो सीता के लिए सी का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन का मुख्य कार्य होता है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना, ताकि वाक्य की सुंदरता नष्ट न हो। क्योंकि किसी वाक्य में बार बार अगर संज्ञा की पुनरावृत्ति की जाती है तो वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो अब आप इसकी परिभाषा समझ चुके हैं। अब आए हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स के ऊपर विचार करते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रोनाउन को उनके फंक्शन और प्रयोग के आधार पे 11 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 11 भागों में। तो पहला जो भाग है वह है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कि आई है, तो अपने बारे में अगर प्रयोग करना है कि मैं हूं सोहन, तो आई एम सोहन। मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल। उसी तरह वी है, तो वी का भी प्रयोग कर सकते हैं एक से अधिक के लिए। तो आप कह सकते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स। उसी तरह आपका देख सकते हैं कि यू है, यू मीन्स होता है तुम, यू आर ए बॉय। उसी तरह दे लिखा है, ये भी प्रोनाउन है, दे मीन्स होता है वे लोग, दे आर स्टूडेंट्स। ही इज ए डॉक्टर, सी इज ए नर्स, ईट इज ए बुक। अर्थात ये जितने भी दिया हुआ है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को निर्देशित करते हैं या किसी व्यक्ति को सूचित करते हैं, या इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब आप याद रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, वी आता है, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत दे, ही, सी, इट आता है। यानी फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है दे, ही, सी, इट। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। अब हम लोग विचार करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकार सूचक सर्वनाम, यानी जिन वाक्यों से किसी वस्तु पर किसी का स्वामित्व, ऑनरशिप
या किसी के अधिकार का बोध होता है, उन्हें हम लोग अंग्रेजी में पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन लिखा हुआ है, आवर्स है, योर्स है, डियर्स है, हर्स है, हिज है। जैसे लिखा है माइन, तो आप कह सकते हैं दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। तो माइन इसमें क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन। उसी तरह कह सकते हैं दीज चेयर्स आर आवर्स, ये कुर्सियां हमारी है। तो यहाँ आवर्स हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। इसी तरह कह सकते हैं कि योर्स, दिस शर्ट इज योर्स, यह कमीज आपका है। तो यहाँ योर्स हो गया। इसी तरह कह सकते हैं कि दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उनका है। तो यहाँ देयर्स हो गया। इसी तरह कह सकते हैं कि दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है। तो यहाँ भी समझ सकते हैं आप कि हर्स हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। उसी तरह हिज लिखा है, तो याद रखेंगे कि हिज जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव भी है और पोसेसिव प्रोनाउन भी है। जैसे दिस बुक इज हिज, चाहे दिस इज हिज बुक। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन यानी जिसका अर्थ होता है अधिकार सूचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति यानी वस्तु पर किसी का स्वामित्व या अधिकार का बोध कराता है। अब हम लोग विचार करेंगे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्दिष्ट सूचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम से या जिन प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के निर्दिष्ट या स्थिति को सूचित कराता हो, उसे हम लोग कहते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज राम, दैट इज सीता, दीज आर बॉयज, दोज आर गर्ल्स। यानी किसी वस्तु को या व्यक्ति को निर्दिष्ट या सूचित करने के लिए हम लोग डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी वस्तु का आपको परिचय कराना हो, तो उस स्थिति में दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे कि दिस से किसी वस्तु के नजदीकी का बोध होता है और दैट से किसी वस्तु के दूरी का बोध होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज ए बॉय, दैट इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। अगर नजदीक में है तो दिस का प्रयोग करेंगे और वही कोई दूर में है तो दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए बॉय, यह लड़का है, दैट इज ए गर्ल, वह लड़की है। उसी तरह एक से अधिक व्यक्ति वस्तु को व्यक्त करने के लिए हम लोग बहुवचन में नजदीकी दिखाने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं और दूरी दिखाने के लिए बहुवचन में दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु को निर्देशित करने के लिए, रेफर करने के लिए या सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग विचार करेंगे प्रोनाउन के चौथे जो भाग है, चौथा भाग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी प्रश्न को जानने के लिए किया जाता है, यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है हु का अर्थ होता है कौन, तो आप कह सकते हैं कि हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। उसी तरह आप कह सकते हैं कि आप कौन हैं, तो हु आर यू। तो हु का प्रयोग नोमिनेटिव केस में किया जाता है कर्ता कारक के साथ। उसी तरह आपका हुम लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है किसको, तो आप याद रखेंगे कि इसका प्रयोग किया जाता है किसको के अर्थ में।
जैसे आप कह सकते हैं कि whom have you invited tonight? आज रात आपने किसको आमंत्रित किया है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि whom have you invited tonight? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि whom का प्रयोग किया गया। who जो है who का पोएसिव रूप होता है, जिसका मतलब होता है किसका। आप कह सकते हैं जैसे कोई सेंटेंस है तो किसके के अर्थ में हुज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हुज इज दिस, यह किसका है। उसी तरह आप हुज का प्रयोग करते हैं जब किसी वस्तु के बीच सिलेक्शन का भाव व्यक्त हो, यानी चयन का। जैसे आप कह सकते हैं कि व्हिच इज योर्स, तुम्हारी कौन सी है। बहुत सी यहाँ पेंसिल या किताब रखी गई है तो आप कह सकते हैं कि तुम्हारी कौन सी है, तो व्हिच इज योर्स। उसी तरह और भी सेंटेंस आप व्हिच के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि व्हिच हैज बीन टेकन बाय सोहन। उसी तरह आपका व्हाट है, व्हाट का प्रयोग होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि हु का प्रयोग करते हैं नोटिव केस में, हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, हुज का प्रयोग करते हैं पोएसिव केस में, हुज का प्रयोग करते हैं आपका यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच में जब चयन का बोध हो, चुनाव का बोध हो। जैसे व्हिच इज योर्स, व्हिच इज देयर्स, व्हिच इज माइन, मेरा कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है। इस तरह का व्हाट का प्रयोग करते हैं निजी वस्तुओं के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। तो इस तरह मुझे लगता है कि आप इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन को जान चुके हैं। अब चलिए हम लोग विचार करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोनाउन आते हैं हु, हुम, हुज, डैट, यानी वे नाउन जिनके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, डैट आते हैं उन्हें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी अगर आपको कहना है कि यह वही लड़का है जो कल मुझसे मिला, तो दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो नाउन आते हैं उन्हीं नाउन्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, डैट का प्रयोग किया जाता है। यानी हम एक ऐसे कह सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती नाउन आते हैं उन्हीं नाउन के बदले में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं। यानी एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी, यानी वे संज्ञा जो पहले आ चुके हैं उन्हीं संज्ञा के बारे में दोबारा कुछ कहना हो तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहना है कि वह लड़का जो कल तुमसे मिला आज वह अनुपस्थित है, तो द बॉय whom you met yesterday is absent today। उसी तरह आप कह सकते हैं कि जो गाय मैदान में चढ़ रही है वह सोहन की है। तो आप याद रखेंगे कि हु का प्रयोग करते हैं मनुष्य के लिए और डैट का प्रयोग करते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। उसी तरह इसमें एक और वर्ड आता है व्हिच, तो व्हिच का प्रयोग करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो याद रखेंगे कि हु का प्रयोग करते हैं मनुष्य के लिए और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, पोएसिव केस हुज होता है। डैट का प्रयोग करते हैं आपका सजीव निर्जीव दोनों के लिए, हुज का प्रयोग करते हैं केवल निर्जीव के लिए। जैसे जो लड़का सड़क पर खड़ा है वह राम का भाई है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड इज राम्स ब्रदर। उसी तरह सेकंड वाक्य में आप कह सकते हैं कि जिस लड़के को आपने पीटा है वह आज नहीं आया है, तो द बॉय हुम यू हैव बीटेन हैज नॉट कम टुडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु का हुम का प्रयोग किया गया बॉय के लिए। उसी तरह आप यहाँ हुज का प्रयोग कर सकते हैं, द बॉय
whose mother is ill, the boy whose mother is ill is absent today। तो वह लड़का जिसकी माँ बीमार है आज वो अनुपस्थित है। तो यहाँ पर संबंध कारक के लिए whose का प्रयोग किया गया। उसी तरह that का प्रयोग कर सकते हैं, वह कुत्ता जो भूखता है कभी नहीं काटता है। तो the dog that barks never bites। उसी तरह whose का प्रयोग करते हैं निजी वस्तु के लिए, यह वही कलम है जिसको कल मैंने खरीदा। तो दिस इज द पेन व्हिच आई बॉट यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत 5 जो भाग है इसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन तक अच्छी तरह समझ चुके हैं, और बाकी जो 6 इसके पार्ट्स हैं उसको पढ़ने के लिए आप मेरे अगला वीडियो देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी इन 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए।